हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज हम अपने चैनल पर देखने जा रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज़। और सारे एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी एमसीक्यूज़ मैं लेकर के आई हूँ वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। या तो वो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, या फिर वो DT+B में आए हैं, या फिर HTET में आए हैं, या CTET में आए हैं। कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। और क्वेश्चन इंग्लिश में देख करके हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये मत सोचेगा कि मैम हिंदी में क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि फिर आपके कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बाइलिंगुअल में हो गए, दोनों को साथ में लेकर के चला जाएगा। क्वेश्चन 1, आर्टिकल 45 अंडर द DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन अनुच्छेद 45 प्रदान करती है। ऑप्शन ए इज राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में अल्पसंख्यकों के अधिकार। ऑप्शन बी इज फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन सी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, देश के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा। ऑप्शन डी, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस्ड स्टेट्स, कम प्रोन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 45 DPSP की बात करूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कि मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। आर्टिकल 45 में भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगर आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ जोड़ना चाहूँगी कि अगर आपसे आर्टिकल 21 पूछे तो बेटा आप लोगों को पता है कि 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार होते हैं। तो आर्टिकल 21A अगर पूछ रहे हैं आपसे तो इसमें भी सेम चीज़ लागू होगी। ये वाला आर्टिकल भी बात करता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। तो अगर आपसे आर्टिकल 21A पूछा जा रहा है या आर्टिकल 45, दोनों में इसी बात पर बल दिया गया है। याद रखिएगा, नॉलेज को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम तक लर्न रहेगा और इजी भी रहेगा याद रखने में। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देख सकते हो, द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन की बात की है, अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। सो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय शिक्षक नीति शिक्षण के निम्नलिखित पहलुओं में से किस पहलू पर बल देती है। ऑप्शन ए स्क्रीन पर देख सकते हो, एडुकेट एमोल्यूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, ट्रेवल अलाउंस एंड फैमिली पेंशंस फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता एवं परिवार पेंशन। ऑप्शन सी स्क्रीन पर देख सकते हो, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए सेवा के दौरान प्रशिक्षण और पत्राचार शिक्षा। ऑप्शन डी है, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट फैसिलिटीज फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधाएं। तो देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ पूरी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन को ही कह सकते हो आप, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो साइकोलॉजी की तरह आप इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते। अगर आपको पता है तभी आप इसको सही चुन सकते हो ऑप्शन को। सो 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन में भारत सरकार ने जो बात की थी जिस पहलू पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, तो ये आंसर हो जाएगा एडिक्वेट एमोल्यूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है DPSP में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई।
ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी इज 1962, ऑप्शन सी इज 1963, ऑप्शन डी इज 1964। आपने एक चीज़ देखी होगी, आजकल जब भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, सारे ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं लाइन में बिल्कुल। तो ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस ईयर में हुई थी। एनसीईआरटी की बात करूँ तो 1961 में ये हुई है इस्टेब्लिश। और एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो बेटा ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हो जाएगी पूरी फुल फॉर्म। इसमें कुछ अलग वर्ड्स दे देते हैं, लेकिन सही फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू, नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे क्योंकि ऑप्शन ए इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन सी कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को पूर्ण करने हेतु, ऑप्शन डी इज चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अपव्यय को जांचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटा हमेशा याद रखना कि जो नवोदय स्कूल्स होते हैं ना, पहली चीज़ तो इसमें 5वीं तक की ये क्लासेस नहीं होती है, 6 to 12 होते हैं ये, और रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़, टीचर्स को भी वहीं रहना पड़ता है। और नवोदय स्कूल्स की अगर बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुए थे, इसके पीछे जो मोटो था ना मेन, वो ये था कि ग्रामीण इलाकों में बेहतरीन शिक्षा को प्रोवाइड करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो ये था इसका मेन मोटो। और आपने सुना होगा कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको इसमें लिया जाता है, ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को खास करके। तो नवोदय स्कूल्स जो इस्टेब्लिश हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये इस्टेब्लिश हुए थे। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देख सकते हो, इंग्लिश में भी बोल दूंगी, ठीक है। सो द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य है। एम पूछा गया है एनसीटीई का। कभी कभी ना फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती है, खास करके DSSB की अगर बात करो तो साइकोलॉजी 100 नंबर की आती है, जहाँ वहाँ फुल फॉर्म 10-15 पूछ ली जाती है कभी कभी। तो एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक, याद रखिएगा ये भी। अब पूछा गया है कि इस एनसीटीई का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए स्क्रीन पर देख सकते हो, शिक्षा के लिए कॉलेज खोलना, टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी है स्क्रीन पर, शिक्षा में अनुसंधान के बढ़ावे के लिए, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन। ऑप्शन सी है कॉलेज में शिक्षा के मानक को बनाए रखना, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन द कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। एंड ऑप्शन डी इज शिक्षा के लिए कॉलेजों को अनुदान देना, टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ना, जो मेन एम है एनसीटीई का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन सी, कॉलेज में शिक्षा के मानक को बनाए रखना, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। कॉलेज की जो एजुकेशन है उसमें एक स्टैंडर्ड बना के रखना, ठीक है। तो ये है एनसीटीई का मेन उद्देश्य या एम। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पर्पस है वो क्या है? ऑप्शन ए इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल टू एजुकेशन टू ऑल, सॉरी। तो कहा गया है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, ऑप्शन सी है टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साथ शिक्षा को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है टू डिलिंक द डिग्री विद एजुकेशन, शिक्षा के साथ डिग्री का संबंध हटाना। तो जो नई शिक्षा नीति है उसका मेन उद्देश्य पूछा गया है, और इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग भी सोच रहे होंगे।
इसका जो सही उत्तर होगा ना बेटा वो होगा टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, चाहे फिर वो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे फिर वो मिडिल एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है। ठीक है, तो सबको इम्प्रूव करना इज़ द मेन पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये भी आपको याद रखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप इसको ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। अगर किसी ने NCF पढ़ा होगा ना तो वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, उसको पता होगा इसका आंसर। पूछा गया है NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। अगर जो बच्चे एरर्स करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, मान लीजिए बोलते समय कुछ गलती कर रही है, कुछ सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही है, उच्चारण सही नहीं है, या फिर लिखने में त्रुटियां कर रही है, तो वो चीज़ हमें क्या दर्शाती है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन। देखिए मारपीट की बात जहाँ भी हो जाएगी ना, उस ऑप्शन को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देना। ठीक है, कहीं भी आ जाए, कोई भी साइकोलॉजी का है, चाइल्ड साइकोलॉजी का है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में इस टाइप के ऑप्शंस का ये नेगेटिव होते हैं। इस अगर पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। मारपीट बिल्कुल बंद है और गलत भी है। कहा गया है यह अध्यापकों और बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन सी स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी की अगर बात करें तो टू डिस्कार्ड डाई एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मैंने पहले भी कहा है कि सेग्रीगेशन की, सेपरेट करने की, या रैंक करके बच्चों को ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये जड़ बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है, इस तरीके की कैटेगरीज में बांटने की अगर बात हो ना तो वो चीज़ भी बहुत नेगेटिव होती है, वो भी ऑप्शन होने का बिल्कुल चांस नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल चांस नहीं होता। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही उत्तर होगा ना बच्चे वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। हमें पता चलता है कि बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या उनकी अंतर्दृष्टि है और उसमें हम क्या समाधान कर सकते हैं, ये हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005। और पढ़ा होगा तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्क्रीन पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ NCF 2005। मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों से पूछ ली जाती है फुल फॉर्म्स। NCF की एक्सपेंशन पूछी है, फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी इज नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी इज नेशनल क्लास फ्रेमवर्क एंड ऑप्शन डी इज नेशनल कोर फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF की फुल फॉर्म ये होती है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला ऑप्शन है परमिसिव, अनुमति परक, ऑप्शन बी फैसिलिटेटिव, सुविधादाता, ऑप्शन सी इज ऑथोरिटेटिव, सत्तावादी, ऑप्शन डी इज डिक्टेटोरियल, अधिनायकीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना NCF के अकॉर्डिंग, इसका जो सही उत्तर होगा NCF के अकॉर्डिंग तो बेटा वो हो जाएगा आप लोगों का फैसिलिटेटिव। क्या हो जाएगा सही उत्तर? फैसिलिटेटिव सही उत्तर होगा, जिसको हिंदी में कहेंगे सुविधादाता। तो सुविधादाता इज द राइट आंसर है।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज एंड इन इट्स कैरेक्टर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। पहला ऑप्शन है एक्टिव एंड सोशल, ऑप्शन बी इज निष्क्रिय और सरल, ऑप्शन पैसिव और सिंपल, ऑप्शन सी दिया हुआ है पैसिव और सोशल मतलब कि निष्क्रिय और सामाजिक, एंड ऑप्शन डी इज एक्टिव एंड सिंपल मतलब कि सक्रिय और सरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चे, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक्टिव एंड सोशल, सक्रिय और सामाजिक। ठीक है, पैसिव तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लर्निंग में अधिगम की बात हो रही है और अपने स्वभाव में पैसिव होगी तो लर्निंग नहीं होगी, एक्टिव होना पड़ेगा मेंटली भी और अगर फिजिकली भी। ठीक है, सो पैसिव हो करके तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। एक्टिव एंड सोशल इज द राइट आंसर हियर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। द कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक क्या था ये बताना है। ऑप्शन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोठारी कमीशन अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन इससे बनते हैं। कभी आपको पूरा कोठारी कमीशन और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी पढ़ा दूंगी। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं एमसीक्यूज। ऑप्शन ए एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो इसको हम कहेंगे शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन बी है लर्निंग टू बी, होने की शिक्षा। ऑप्शन सी इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैविधीकरण। ऑप्शन डी एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन डेमोक्रेसी, लोकशाही में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो अगर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक की अगर बात करूँ तो उसका शीर्षक था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या शीर्षक था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1964-65 में ये कोठारी कमीशन आया था। ठीक, और बहुत से सुधार इसने किए थे। 10+2+3 स्ट्रक्चर पर बात की थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसेजेस एजुकेशन एज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट, निवेश के रूप में। ऑप्शन बी है रिटर्न, प्रत्यागमन के रूप में। ऑप्शन सी है नेशनल प्रोग्राम, जिसे कहोगे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। और ऑप्शन डी है सोशल प्रोग्राम, सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। अगर 1986 की मतलब एजुकेशन एनपीई 1986 की अगर बात करूं तो इसमें बात की गई है हमारी पूरा ये नेशनल प्रोग्राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? नेशनल प्रोग्राम हो जाएगा। पूरा विचार किया गया है, पूरा देश की या नेशनल लेवल पर शिक्षा की बात होगी इसमें। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द नून मील स्कीम इन प्राइमरी स्कूल्स। ये जो मिड डे मील देखते हो ना आप प्राइमरी स्कूल्स में, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। 1995 में मिड डे मील स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 से। किसी को याद ना हो तो लिख सकते हो सकता है आपको कहीं भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। अभी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था। ऑप्शन ए है टू कीप प्राइमरी टीचर्स एंगेज्ड, मतलब कि प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को कार्य में लगा के रखना। ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक स्कूलों के दाखिलों में वृद्धि करना। ऑप्शन सी देख सकते हो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू कुक्स, रसोइयों को रोजगार मुहैया करना। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड 1 स्क्वायर मील टू चिल्ड्रन एवरी डे, बच्चों को प्रत्येक दिन 1 वर्ग का भोजन देना। तो इसका बेटा सही अगर उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो मेन इसका लक्ष्य था वो इस वजह से ये आया था ताकि स्कूलों में दाखिले बढ़ सके, इस वजह से मिड डे मील चलाई गई थी। और ये असल में वर्क भी किया। बहुत सारे बच्चों ने इस वजह से कि खाना मिलता है एक समय का, कम से कम बच्चों को भोजन मिलेगा, इस वजह से दाखिले भी कराए और अब तक भी ये चीज़ देखने को मिलती है। जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं
खास करके वे इस वजह से भी बच्चों को दाखिला कराते हैं। उनका ये मकसद नहीं होता कि बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, उनका मेन जो लक्ष्य होता है, ये एक अच्छी बात नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन ये हकीकत है, रियलिटी में भी मैं विश्वास करती हूँ, इस वजह से अपनी विचारों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। तो इनमें से निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्कूल का प्राथमिक कार्य नहीं है? माध्यमिक स्कूल का प्राथमिक कार्य नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जिसको कहेंगे मानवीय अनुभवों का पुण्य संगठन व पुनर्रचना। ऑप्शन बी मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट। मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट मतलब कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना। ऑप्शन सी इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तिगत का विकास या व्यक्ति का विकास। ऑप्शन डी इज एन एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति की प्रगति। तो माध्यमिक स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए बी सी आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी क्लोज है, मतलब कि बहुत पॉजिटिव भी साउंड कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एडवांसमेंट ऑफ कल्चर या संस्कृति की प्रगति। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, बहुत मतलब पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक। और मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये सब तो होता ही है। एडवांसमेंट ऑफ कल्चर यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। बात है भारत में शिक्षकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? ठीक है, एपेक्स बॉडी पूछा है, सर्वोत्तम निकाय या शीर्ष निकाय आप कह सकते हो। ऑप्शन ए इज यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन बी इज एमएचआरडी। ऑप्शन सी इज एनसीटीई। ऑप्शन डी इज एनसीईआरटी। अगर बात करूँ टीचर एजुकेशन की, तो बेटा एनसीटीई की फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटी है एपेक्स बॉडी टीचर एजुकेशन के लिए। यहाँ किसकी बात हो रही है? अध्यापकों की बात हो रही है, शिक्षकों की बात हो रही है। शिक्षकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय है एनसीटीई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। हु हैव साइंड एमओयू फॉर एग्रीडिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षण संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए समझौता घोषणा पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन है वो है NAAC, नैक, नेशनल एग्रीडिएशन। फुल फॉर्म आप लोग इसकी सर्च करना, ठीक। वैसे अगर बात करो तो नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर होता है, ठीक है। और यूजीसी का आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पर है। ऑप्शन बी की बात करूँ तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई एंड अगेन नैक की बात की गई है। ऑप्शन सी यूजीसी एंड एनसीटीई। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से किनके साथ ये हुआ है, ये पूछा गया है। जो एमओयू साइन हुआ है उसके बारे में बात हुई है, समझौता घोषणा पत्र की, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू की फुल फॉर्म होती है। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, उसका जो सही उत्तर होगा ना, वो होगा बच्चे, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? एनसीटीई एंड नैक, मतलब कि नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल। याद रखना, ये फुल फॉर्म भी हो सकता है आपको एग्जाम में कहीं देखने को मिल जाए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एज पर एनसीटीई नॉर्म्स व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर अ यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट बीएड लेवल। पूछा है कि एनसीटीई के मानकों के अनुसार 100 विद्यार्थियों की इकाई के लिए बीएड सत्रीय शिक्षक स्टाफ कितना होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। और पहला जो ऑप्शन है वो है 1+7। दूसरा ऑप्शन है आपका 1+9। ऑप्शन सी इज 1+10 एंड ऑप्शन डी इज 1+5।
तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1+7। 1+7 इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, बेसिकली जो मतलब जो ये शिक्षक बनते हैं बीएड के, तो ये मिडिल लेवल जो अपर प्राइमरी और मिडिल लेवल है ना उसके लिए बेसिकली होते हैं। तो 1+7 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सो यहाँ पूछा गया है कि जो स्टाफ है ना वो कितना होना चाहिए। तो जो बीएड होती है उसके लिए तो आपका जो 10th तक का होते हैं, ठीक है, प्राइमरी मिडिल लेवल को भी पढ़ाते हैं, सेकेंडरी क्लासेस 9 10th को भी पढ़ाते हैं। तो जो लेकिन यहाँ पूछा गया है कि स्टाफ कितना होना चाहिए 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, एट बीएड लेवल। तो 100 स्टूडेंट्स पर जो स्टाफ है ना उसमें 1+7 का क्या मतलब है, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ क्या जानना ज़रूरी है कि 1+7 का क्या मतलब है। तो ये 1 जो है ना ये है आपका प्रिंसिपल या हेड होना चाहिए 100 विद्यार्थियों पर, और जो 7 है वे 7 लेक्चरर्स होने चाहिए। ठीक है, 7 लेक्चरर्स होने चाहिए और 1 उन पर प्रिंसिपल या हेड होना चाहिए। तो ये है एनसीटीई के मानक। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय। जो सिलेक्शन टेस्ट है अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का सुझाव निम्नलिखित ने दिया है या किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए इज एनसीटीई, ऑप्शन बी इज नैक, ठीक, ऑप्शन सी इज NPERC, ऑप्शन डी इज NCERT। आपको सबकी इनकी बिल्कुल फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की अगर बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, NPERC। NPERC इज द राइट आंसर हियर। तो याद रखना है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कमेटी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी NPERC। बाकी सब तीनों की मैंने आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर देख सकते हो। एनसीटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी इज 1995, ऑप्शन सी इज 1996, ऑप्शन डी इज 1986। 1986 को देख करके ये मत सोचना कि 1986 में NPE आई थी तो 1986 राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है 1995। बेसिकली जो NCTE आई थी ना वो आई थी 1993 में, लेकिन फुल फ्लेज जो अगर बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था निम्न में से किससे सुधार के लिए, किस चीज़ में सुधार के लिए या कौन से स्तर पर सुधार के लिए ये आया था। ऑप्शन ए है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन सी इज सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार, ऑप्शन डी है हायर एजुकेशन मतलब कि उच्च शिक्षा में सुधार। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ना वो आया था बेटा प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये मेनली आया था, जिसमें बात की गई थी कि जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल्स में होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए, जिसमें एक फीमेल टीचर होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 रूम्स स्कूल्स में होने चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, और जो बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज़ है जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, चौक एंड डस्टर और ब्लैक बोर्ड तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर बल दिया गया था, ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ये वाला सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई सजेशंस है ना तो सजेशंस भी दे सकते हो, आपके सजेशन पर जरूर वर्क किया जाएगा। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।